हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 ईयर के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा साथ में आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके 2028 के पेपर के लिए, बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इस पेपर के गाइडलाइंस को देखते चलते हैं हम लोग। इस पेपर में आपको 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ओएमआर शीट फिल करने के लिए। 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। अब उस ओएमआर शीट में 10 मिनट्स में आपको क्या क्या फिल करना है, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पे आपको मार्क्स और रिजल्ट सेंड किए जाएंगे। साथ में आपको साइन करना है, साथ में आपको साइन करना है। पेपर का पैटर्न क्या होता है बच्चा, 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं डील कर रहा हूं। साथ में सेकंड सेक्शन होगा साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अचीवर सेक्शन आएगा जहां 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इनका मार्किंग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। Each question of achiever section carries 3 marks। अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, बाकी सारे सेक्शन के क्वेश्चन 1 मार्क इच, यानी लॉजिकल रीजनिंग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, साइंस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, तो हमारे टोटल क्वेश्चन हुए कितने, 50। और टोटल मार्क्स क्या हुआ इनका, 60। और क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब 4 ऑप्शन दिया होता है और हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, 1 आंसर करेक्ट होगा। मोर देन 1 आंसर कभी भी करेक्ट नहीं होगा। आंसर कैसे फिल करना है ओएमआर शीट में, जो भी क्वेश्चन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ABCD करके सर्कल बने होंगे। जो उसका आंसर है उसको आपको ब्लू ब्लैक पेन से या HB पेंसिल से डार्क करना है। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे आंसर सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर जब कूल डाउन होता है और लिक्विड बनता है उसको कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। आंसर देखो क्या है, वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड। आंसर हुआ इसका बी। अब ओएमआर शीट में कैसे फिल करना है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ, आंसर ओएमआर शीट में ये रहा 13। आंसर से क्या होगा, बी ऑप्शन। तो 13 के बी सर्कल को ब्लू ब्लैक पेन या HB पेंसिल से अच्छे से डार्क कर देंगे। ये हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया। बस यही काम करना होता है। जो भी रफ वर्क है वो बुकलेट में ही करेंगे, ओएमआर शीट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, कुछ भी रफ वर्क नहीं करेंगे। पेपर कंप्लीट होने के बाद ओएमआर शीट को सबमिट कर देना है। चलिए, तो आज जो हम कर रहे हैं 2019-20 का पेपर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, अ सीरीज ऑफ, इसमें 3 तरह के सीरीज दिए होंगे, आइदर कंप्लीटली अ नंबर सीरीज और कंप्लीटली एन अल्फाबेट सीरीज, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट विथ स्पेशल सिंबल सीरीज। यहां पे हमें क्या दे रखा है, सिंपली अ नंबर सीरीज दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर, इवन नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, इच ऑफ विच, हमें चाहिए इवन नंबर, each of which is immediately preceded by an odd number, preceded by odd number। इस इवेंट से पहले होना चाहिए odd, साथ में क्या चाहिए, and immediately followed by even। तो आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए odd इवन इवन का कॉम्बिनेशन चाहिए, ढूंढते हैं। odd इवन इवन का कॉम्बिनेशन चाहिए। देखो 2 इवन पहले ढूंढो कहां एक साथ है, 2 इवन कहां एक साथ है, 2 इवन नंबर एक साथ कहीं भी नहीं दिख रहा है। 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, और इससे पहले क्या है, बिल्कुल ऑड नंबर है, मतलब ये अपना एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहां देखो ऑड इवन इवन,
यहां 2 इवन है, यहां भी 2 इवन है, तो इसके पहले ऑड, इन 2 इवन के पहले, अगर इन दोनों को देखोगे इन 2 इवन के पहले ऑड नहीं है, इवन है। तो हमारे पास ऐसे 2 पेयर मिल रहे हैं, कौन से, 1 2 6 एंड 3 2 4। ये हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों पेयर्स मिल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी 2। वी गॉट 2 पेयर्स। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा नॉन वर्बल सीरीज का। देखो बच्चों, नॉन वर्बल सीरीज में हमेशा ध्यान रखते हैं किस चीज का, एलिमिनेशन अप्रोच। बेस्ट अप्रोच है एलिमिनेशन अप्रोच। आपको क्या करना है, इस सीरीज को देखना है और साथ में ऑप्शंस को साथ में एलिमिनेट करना है। तो हमको क्या करेंगे, हम इस 3 एलिमेंट में से पहले किसी एक एलिमेंट के पैटर्न को समझेंगे, किसी भी एक एलिमेंट के पैटर्न को समझते हैं। चलो, ये सर्कल वाला मजेदार दिख रहा है। ये सर्कल क्या हुआ है, ये सर्कल नीचे से एक ऊपर चला गया है और किस तरह से गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके। कैसे, ऐसा सर्कल दिया हुआ है, ऐसा सर्कल दिया हुआ है, इसको जब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ऐसा सर्कल बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। 90 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके ऊपर चला गया, फिर उसके बाद फिर से 90 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, फिर से 90 एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बिल्कुल, लेकिन एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और कैसे 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब जो हमें फाइनली फाइंड करना है, कैसे हुआ, देखो नीचे है ऊपर गया, ऊपर है नीचे है, नीचे है ऊपर गया, ऊपर है नीचे आना है, सर्कल को कहां, यहां नीचे आना है। अब उसमें शेडिंग कैसे होगा, शेडिंग कैसे हो रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके शेडिंग हो रहा है। अब ये इस तरह से है, जब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब सर्कल ऊपर से शेडेड होना चाहिए और कहां होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। अब तुरंत आ जाओ ऑप्शन पे और लगाओ अपना एलिमिनेशन। सर ये एलिमिनेट हो गया, सर एज पर द रूल ऑफ सर्कल ऑप्शन ए एंड डी एलिमिनेटेड। अब आते हैं इन दोनों में सेलेक्ट करने के लिए। अब किसी और चॉइस को सेलेक्ट कर लो। चलो अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल को। देखो यहां नीचे शेडेड है, यहां ऊपर शेडेड है, नीचे शेडेड है, ऊपर शेडेड है। तो अब ये क्या होगा, नीचे की तरफ शेडेड होना चाहिए, ऊपर शेडेड है तो नीचे की तरफ शेडेड होना चाहिए। ये तो पक्की बात है। हमारे पास 2 चॉइसेस है, हमारे पास 2 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है। तो ये पार्ट अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि सर नीचे शेडेड होना चाहिए। क्यों, तो यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ नीचे होना चाहिए। तुरंत देखो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। सिर्फ आपको ऑप्शन साथ में देखते जाना और एक एक एलिमेंट को डील करो, एक साथ तीनों को लेके कभी मत जाना, एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करो और साथ में मूव करते जाओ। तो आंसर से क्या हुआ, बी चॉइस इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा क्यूब्स एंड डाइस का। वी हैव गॉट 3 पोजीशंस ऑफ डाइस, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द वैल्यू अपोजिट टू दिस इज 6। इस क्वेश्चन मार्क के पीछे जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। देखो एक इंपॉर्टेंट फंडा याद रखो, जब भी हमें इस तरह से पोजीशन दिया हो और 2 पोजीशन को कंपेयर करते हैं और उनमें कोई एक कॉमन वैल्यू होता है, कोई एक कॉमन वैल्यू होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 पोजीशन देखेंगे और कोई एक कॉमन वैल्यू। देखो इन 2 पोजीशंस को देख रहे हैं तो ये 2 और 2 कॉमन वैल्यू है। हम उस कॉमन वैल्यू को लेके क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट की और नंबर्स को नोट करेंगे स्टार्टिंग विद द कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू 2, जब क्लॉकवाइज रोटेट किए तो 2 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 4। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे वाले में भी वही करेंगे जहां कॉमन वैल्यू है। रोटेट कैसे, क्लॉकवाइज एंड स्टार्ट विद द कॉमन वैल्यू 2 देन 3 देन 1। जो भी नंबर एक दूसरे के साथ आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2 2 बार आ गया, 2 तो 2 बार आ गया, 2 2 बार आ गया, तो 2 2 के अपोजिट तो होगा ना। बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 होता है। 6 3 यहाँ हो गया, 4 1 यहाँ हो गया। तो यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है,
क्या किए, हमारे पास 3 पोजीशन थे, हमने 2 पोजीशन को देखा, उसमें एक कॉमन वैल्यू था, उस कॉमन वैल्यू को लेके स्टार्टिंग विद दैट कॉमन वैल्यू वी मूव क्लॉकवाइज एंड नोट डाउन द नंबर्स। कॉमन वैल्यू को लिए और वहां से क्लॉकवाइज मूव करके नंबर्स को नोट किए, 2 6 4, अगले में 2 3 1, जो जिसके नीचे आ रहा है वो उसका अपोजिट फेस बन गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अगर यहां 4 है यहां 5 है तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, अगर इसके पीछे 6 है तो 6 और 3 अपोजिट है, अगर पीछे 6 है तो यहां पे क्लियर हो गया कि 3 होना चाहिए। अगर पीछे 6 है तो अपोजिट फेस क्या होता है, इसके पीछे वाला इसका अपोजिट होगा, और क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या है 6, और 6 का अपोजिट कौन है 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या हुआ इसका सी चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बस ये याद रखना कि जब भी 2 पोजीशन में कुछ कॉमन हो उस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नोट डाउन करते जाएंगे स्टार्टिंग विद दैट कॉमन वैल्यू, और जो भी जिसके नीचे आ रहा है वो उसका अपोजिट फेस वैल्यू बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पजल सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, 6 लोग दिए हुए हैं, नॉर्थ फेसिंग करके बैठे हुए हैं। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, अगर एक से ज्यादा कंडीशन बनता है तो कंडीशन के लिए अलग अलग केसेस बना लो, एक में ही मिक्सअप करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी क्या होता है सिंपल अरेंजमेंट से बन जाता है, जैसे ये नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग वाले सिंपल अरेंजमेंट से सिंपल एक चॉइस से बन जाते हैं। देखो कैसे, ABCDE, पहले नॉर्थ फेसिंग का फंडा समझ लो। अगर कोई नॉर्थ फेसिंग करके बैठा हुआ है, नॉर्थ फेसिंग करके बैठा हुआ है तो इसका ये साइड कहलाएगा राइट और इसका ये साइड कहलाएगा लेफ्ट। अगर नॉर्थ फेसिंग करके बैठा हुआ है तो राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड, बस इतना ध्यान रखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ABCDE and F are seated in a straight line facing north. D is second to the left of C. C के सेकंड लेफ्ट में D है, C के सेकंड लेफ्ट में D है। तो अगर ये C है तो लेफ्ट मतलब क्या, इसके इस तरफ होना चाहिए, ये C है नॉर्थ फेसिंग, इसके सेकंड लेफ्ट में D है, यानी इस तरफ होना चाहिए, और सेकंड है तो ये पोजीशन खाली हो गया, यहां पे D हो गया। ठीक, D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ C। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C एंड सेकंड टू द राइट ऑफ A। ये किसके बारे में बात कह रहा है, ये D के बारे में कह रहा है। D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C एंड D इज सेकंड टू द राइट ऑफ A। अब राइट है यानी भाई साहब राइट इधर आना चाहिए, D इसके राइट में है, सेकंड राइट होने के लिए भाई साहब A तो यहीं पे होगा, पक्की बात है। देख लो, D इज सेकंड टू द राइट ऑफ A। अब आते हैं आगे के कंडीशन पे। आगे कहता है A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। इमीडिएट राइट मतलब जस्ट बगल वाला होता है, तो A जो है B के जस्ट राइट में है, राइट में होने के लिए इधर, यानी कि B कहां मिलेगा, B यहां मिल गया। A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, ये हो गया B का पोजीशन। अब आगे देखते हैं, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। ये A के बारे में कह रहा है, A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी E के लेफ्ट में है तो E इधर होना चाहिए, पक्की बात है। E यहां होगा, 6 लोग थे, 6 का मिल तो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी E यहां होगा। देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट ऑफ E। तो बचा कौन, ABCDEF थे, बचा कौन है भाई, बचा कुचा पार्ट F है, F यहां हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू B। B के राइट में है और कौन सा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। एक बार चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो। D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, बिल्कुल ठीक है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ A, बिल्कुल ठीक है। A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, बिल्कुल ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू B, F इज सेकंड टू द, और क्या देखो इस साइड जा रहा है ना राइट, सेकंड टू द राइट ऑफ B। F इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन, F इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। देखो ब्लड रिलेशन में याद रखना कि ब्लड रिलेशन में दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, फैमिली ट्री बना के सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मेल है, मेल के लिए प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई मेल है तो मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे अभी फैमिली ट्री में दिखाएंगे। अगर फीमेल है तो माइनस, और अगर कोई मैरिड कपल है, अगर कोई कपल है उसको ऐसे डबल साइडेड एरो, एक तरफ मेल एक तरफ। फिर सेकंड फंडा क्या, जो लोग सेम जनरेशन से बिलोंग करेंगे, जैसे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, कजन्स, ये सब सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। दोज हु बिलोंग टू द सेम जनरेशन कम्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करेंगे, जैसे हमारे फादर मदर, वो हमसे एक वर्टिकल लाइन ऊपर आएंगे। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हमसे दो वर्टिकल लाइन ऊपर आएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे सेम जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। जो डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, वो हमसे वन वर्टिकल लाइन ऊपर आएंगे। दादा दादी नाना नानी, वो हमसे दो वर्टिकल लाइन ऊपर आएंगे। बस इतना सा फंडा याद रखो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा है, हमें कुछ स्पेशल सिंबल्स दे रखा है। क्या, डॉलर का साइन पी, डॉलर क्यू का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू। पी हैशटैग क्यू का क्या मतलब है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी और ये एट द रेट क्यू का क्या मतलब है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। एंड पी परसेंट क्यू का क्या मतलब, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। यानी चार सिंबल्स दे रखे हैं। क्या, डॉटर डॉलर, हैशटैग, एट द रेट एंड परसेंट। इन चार सिंबल से चार रिलेशन को एक्सप्लेन किया है। हमसे एक एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू वी। एस का रिलेशन पूछ रहा है वी से, एस का रिलेशनशिप पूछ रहा है वी से। तो सिंपली हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। आर एट द रेट एस का क्या मतलब होगा, P एट द रेट क्यू का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो R एट द रेट S का मतलब है R इज द सिस्टर ऑफ Q। सिस्टर्स क्या बोले, सेम जनरेशन, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, सेम जनरेशन। R इज द सिस्टर ऑफ S, R इज द सिस्टर ऑफ S। R क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज कर लिए। अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है, S हैशटैग T, S हैशटैग T, P हैशटैग Q का मतलब है P इज द मदर ऑफ Q। इन द सेम वे S हैशटैग T मींस S इज द मदर ऑफ T। S जो है वो T की मम्मी है, और मम्मी है तो माइनस साइन आ गया। अगला कंडीशन क्या कह रहा है, T परसेंट U, T परसेंट U, P परसेंट Q का मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q। सेम वे में T परसेंट U का मतलब है T इज द डॉटर ऑफ U। तो T जो है S मदर थी और T डॉटर हो गई U की। S और U मैरिड कपल्स हो गए, S और U मैरिड कपल्स हो गए। लास्ट कंडीशन पे आते हैं, क्या कह रहा है, लास्ट कंडीशन क्या कह रहा है हमें, U डॉलर V, U डॉलर V, P डॉलर Q का मतलब है P इज द सन ऑफ Q। तो U डॉलर V का मतलब है U इज द सन ऑफ V, U इज द सन ऑफ V। अब भाई साहब देखो यहां तीन जनरेशन मिला है, एक ये नीचे ऊपर सबसे ऊपर, तीन जनरेशन मतलब हम हो गए, हमसे ऊपर का जनरेशन मम्मी पापा, और उससे ऊपर का जनरेशन दादा दादी नाना नानी। तो हम अपने दादा दादी और नाना नानी क्या कहलाएंगे, ग्रैंडसन कहलाएंगे। हमसे क्या पूछा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू वी। ये एस और वी का रिलेशनशिप पूछा है, एस और वी का। देखो ध्यान से, वी का बेटा यू है, यू की वाइफ एस है, तो एस जो है वो वी की डॉटर इन लॉ हुई, बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ। आंसर क्या हुआ इसका, बी चॉइस। आंसर हुआ इसका बी चॉइस, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी चॉइस इसका आंसर हो गया, डॉटर इन लॉ। हाँ जी, तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जो क्वेश्चन है वो है लॉजिकल वेन डायग्राम का। देखो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स दिया हुआ है, क्या क्या है, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन वेन डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फीमेल। फीमेल्स के लिए क्या है,
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से किसके लिए, फीमेल्स के लिए, एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट, ट्रायंगल कह रहा है ग्रेजुएट्स के लिए, सर्कल रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट पीपल फ्रॉम बिग सिटीज। चार दे रखा है, चारों के बारे में बता दिया। रेक्टेंगल कह रहा है फीमेल्स के लिए, ट्रायंगल कह रहा है ग्रेजुएट्स के लिए, सर्कल कह रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और स्क्वायर कह रहा है बिग सिटीज। अब क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, फीमेल, फीमेल यानी भाई साहब रेक्टेंगल में होना चाहिए, फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी सर्कल में भी होना चाहिए, एंड फ्रॉम अ बिग सिटी यानी कि बिग सिटी स्क्वायर में होना चाहिए, नॉट अ ग्रेजुएट यानी कि जो मेरा वैल्यू होना चाहिए वो रेक्टेंगल में होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए और स्क्वायर में होना चाहिए, ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। इन तीनों में कॉमन क्या है, मात्र ये 6 है जो कि तीनों में बिलोंग कर रहा है, 10 जो है वो स्क्वायर और सर्कल में है, यानी बिग सिटी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हमें चाहिए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम अ बिग सिटी, यानी तीनों में कॉमन क्या है 6। बस आपको वो वैल्यू फाइंड कर लेना होता है कॉमन पार्ट का। आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, पेपर को, शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करते हैं अलग अलग एक्सिस के अबाउट और लास्ट में उसमें कुछ कट करते हैं। हमसे पूछता है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये पैटर्न कैसा दिखेगा, ये हमसे पूछा जाता है। तो सिंपल इसमें याद रखो, अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। जिस ऑर्डर में पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, जब अनफोल्ड करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। सबसे पहले यहाँ फोल्ड किए, फिर यहाँ फोल्ड किए। जब अनफोल्ड करेंगे तो जो लास्ट में फोल्ड है वो पहले खुलेगा, पहले यहाँ से खुलेगा फिर यहाँ से खुलेगा। पहला बात हो गया। दूसरी बात क्या है, जब अनफोल्ड करेंगे तो जिस लाइन के अबाउट फोल्ड किए है ना, वो लाइन बिहेव करेगा मिरर की तरह। एंड लाइन ऑफ फोल्डिंग बिहेव्स एज अ, जो लाइन ऑफ फोल्डिंग होगा वो कैसा बिहेव करेगा, बिहेव्स एज अ मिरर। अब ये दो चीजें हो गई, अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग एंड लाइन ऑफ फोल्डिंग बिहेव्स एज अ मिरर। उसके बाद क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है क्या, एलिमिनेशन, ऑप्शन के साथ साथ देखते चलना। जब यहाँ से अनफोल्ड करोगे सबसे पहले तो ये बिहेव करेगा मिरर की तरह, ये लाइन बिहेव करेगा मिरर की तरह। ये कट है सर्कुलर, इसका इमेज बनेगा तो यहाँ पे ऐसा एक आर्क बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा क्रॉस कट किया, यहाँ ऐसा बनेगा। ये एक लाइन है, इसका एक लाइन और इस पार्ट का इमेज, तो ऐसा हमारा पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। जब अनफोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और बीच का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर दिखेगा। इतना से देखते चलो, क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। ये तो अलग इसके बेसिस पे एलिमिनेट कर दिए। इन दोनों चॉइसेस को देखते हैं, ये दोनों चॉइस बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है, लास्ट में चेंजेस आया है। अब लास्ट अनफोल्डिंग जब करेंगे किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये जो सेमी सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल, ये सेमी सर्कल बन जाएगा, ये क्वार्टर सर्कल सेमी सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ये जो कट है ऐसा बनेगा, ये कट ऐसा बनेगा, और यहाँ से देखो जरा फाइनल इमेज कैसा दिख रहा है, किसमें दिख रहा है ऐसा, सेंटर पार्ट जो है, जो सेंटर में है वो कैसा है, इस तरह से है। और यहाँ का सेंटर पार्ट देखो जरा दोनों का, ये दोनों चॉइसेस हमारे पास बचे हुए बी और डी, इसका सेंटर पार्ट कैसा है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, क्या किए, जिस एक्सिस के अबाउट फोल्ड किए थे वो मिरर की तरह बिहेव करने लगा, अनफोल्ड किए तो बीच बना दिए। सेकंड एक्सिस के अबाउट किए, जब फर्स्ट एक्सिस के अबाउट किए तो हमारा ए और डी एलिमिनेट हो गया। जब सेकंड एक्सिस के अबाउट किए तो पता चला कि बीच वाला जो है वो ऐसे रोम्बस के शेप में आ रहा है, स्क्वायर के
शेप में आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया? यही फंडा है पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग का, बहुत अजीब सा दिखता है लेकिन होता बड़ा। क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब ये है मिरर इमेज और वाटर इमेज। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है ना, हमसे पूछा है वाटर इमेज का क्वेश्चन। वाटर इमेज में हम क्या करते हैं, वाटर इमेज में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बिहेव करता है मिरर की तरह। तो वाटर इमेज में जो बॉटम होता है ऑब्जेक्ट का वो टॉप बन जाता है इमेज का, और जो टॉप होता है वो बॉटम होता है। बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट becomes the top of image and vice versa। जो बॉटम है वो टॉप बन जाता है और जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है, एंड टॉप बिकम्स। तो अब आते हैं, देखो ध्यान से, मिरर कैसे बनेगा, ये मिरर बनेगा कुछ इस तरह से, ये मिरर बनेगा। यहाँ पे एक ऐसा वाटर मिरर की तरह बिहेव करेगा, यहाँ मिरर लगेगा, यहाँ पे हमारा मिरर लग जाएगा। अब इसका इमेज कैसा बनता हुआ दिखेगा, ये जो बॉटम पार्ट पे है वो टॉप बन जाएगा, टॉप पे एस और एक ट्रायंगल आना चाहिए, एस और ट्रायंगल आना चाहिए। अब आते हैं एलिमिनेशन, ये दोनों बॉटम में है तो इमेज में ये दोनों टॉप पे दिखने चाहिए, ये दोनों टॉप पे दिखने चाहिए। देखो अब इस ट्रायंगल का जो बेस है वो नीचे है, बिल्कुल नजदीक है, तो ट्रायंगल को ऐसा बना। अब आओ एलिमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी देखो और ऑप्शन नंबर सी देखो, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म। अब हमारे पास दो चॉइस होता है, क्या, ए और सी, ए और डी। ए और डी को ध्यान से देखो, सब कुछ तो दोनों में सेम दिख रहा है, अलग क्या दिख रहा है, आर और जे। अब आर और जे का जो इमेज बनेगा, आर तो पहले ही रहेगा ना और जे उसके बाद रहेगा, आर का इमेज कैसे बनेगा, आर का इमेज ऐसे बनेगा और जे का इमेज बनेगा। इसमें आपको सीधा सीधा अगर इमेज नहीं बना पा रहे हो फिर भी देखो, आर का इमेज है तो आर पहले बनना चाहिए, यहाँ जे पहले कर दिया, आंसर अपना क्या हुआ। तो मिरर इमेज में ध्यान रखोगे, लेफ्ट और राइट का कन्वर्जन होता है, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, बॉटम बिकम टॉप एंड टॉप बिकम। ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग। हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स है, उसके लिए हर पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक कोड यूज किया, कभी भी इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन कोडिंग नहीं मानते हैं। क्या मतलब है इसका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सी ना रे मींस यू आर नाइस। कभी ये मत कहना कि सर पहला वाला पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का, ऐसा कभी भी नहीं देता है, रेयर 0.01%। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 सेंटेंस है और 3 कोड है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है कॉमन वर्ड और कॉमन कोड। पहला सेंटेंस क्या है, यू आर नाइस, क्या कोड है, सी ना रे। सेकंड वर्ड, सेकंड सेंटेंस क्या है, फ्लावर्स आर रेड, कोड क्या है, बी टी। अब इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर, कॉमन वर्ड दोनों में क्या है, आर, दोनों में कॉमन है। अब दोनों कोड में क्या कॉमन है, सी ना रे, बी टी टू, दोनों में रे रे कॉमन है। यानी कि भाई साहब आर के लिए क्या कोड हो गया, आर के लिए कोड हो गया। अब इन दोनों में तो इतना ही कॉमन था। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है, इज नाइस। अब इससे थर्ड सेंटेंस और सेकंड में कुछ कॉमन है, कार इज नाइस, फ्लावर्स आर रेड, कुछ कॉमन है। थर्ड का फर्स्ट से कुछ कॉमन है, कार इज नाइस, यू आर नाइस, कॉमन है, नाइस और नाइस कॉमन है। अब कॉमन कोड ढूंढो, है ना टा डू, वाई सी ना बे, यानी कि दोनों में ना आ रहा है, दोनों में ना आ रहा है, तो नाइस के लिए कोड हो गया। अब बस आ जाओ फर्स्ट सेंटेंस पे, फर्स्ट सेंटेंस में 3 वर्ड्स, यू आर नाइस, आर का कोड मिल गया डी, नाइस का कोड मिल गया ना, तो बचा हुआ कोड था इसका कोड हो गया, तो यू का कोड क्या हो गया, डी। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस यू इन दैट कोड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन, हमारे पास देखो यहाँ क्या है,
सर्कल दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है और रेक्टेंगल दिख रहा है, और इनमें 3 डॉट दिख रहे हैं। इनमें हमको 3 डॉट दिख रहा है। ये पहला डॉट रेड डॉट, रेड डॉट किसके किसके बीच में है, देखो स्क्वायर में है रेड डॉट और सर्कल में, रेड डॉट है स्क्वायर और सर्कल में। दूसरे डॉट को हम कहते हैं ब्लू डॉट। ये मान लो ये रहा हमारा ब्लू डॉट, ये किसके किसके बीच में है, ध्यान से देखो, ये जो ब्लू डॉट है वो है स्क्वायर में, सर्कल में और रेक्टेंगल, स्क्वायर में, सर्कल में और लास्ट एक और डॉट है, ये रहा, ये किसके किसके बीच में है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। ग्रीन डॉट किसके किसके बीच में है, ट्रायंगल एंड। अब हमसे क्या पूछा है, अगर इन 3 डॉट्स को प्लेस करना हो तो आप इस 4 गिवन फिगर में से किसमें प्लेस कर सकते हो, मतलब कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है कि रेड वाले को आप सिर्फ स्क्वायर सर्कल में प्लेस कर दो, ब्लू वाले को आप स्क्वायर सर्कल और रेक्टेंगल में प्लेस कर दो, ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, और ग्रीन वाले को ट्रायंगल और रेक्टेंगल में प्लेस कर दो। चलो ढूंढते हैं, क्या रेड वाला इसमें हमारा स्क्वायर और सर्कल में प्लेस हो सकता है? अगर यहाँ प्लेस करते हैं तो सिर्फ स्क्वायर और सर्कल में गया। अब आते हैं सेकंड, ब्लू वाला चाहिए स्क्वायर सर्कल और रेक्टेंगल, स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल। अगर यहाँ प्लेस करते हैं तो स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल में हुआ, ठीक है, स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल में रेड वाला यहाँ पे था और ब्लू वाला, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड ग्रीन वन, बिटवीन ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। देखो जरा, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल ओनली, तो ये रहा वहां से प्लेस किया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में दिख रहा है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर ए में इन तीनों डॉट को प्लेस कर सकते हैं। अगर एक एलिमिनेशन देखो चॉइस का, तो कैसे, अगर रेड वाला जो है तो स्क्वायर और सर्कल में होना चाहिए, सिर्फ स्क्वायर सर्कल प्लेस कर सकते थे, स्क्वायर सर्कल। जो ब्लू वाला डॉट है स्क्वायर सर्कल और रेक्टेंगल में होना चाहिए था, तो ये भी प्लेस कर दिए। थर्ड जो डॉट है वो ट्रायंगल और सर्कल में, सिर्फ ओनली ट्रायंगल सर्कल। आप कभी भी यहाँ ट्रायंगल और सर्कल अप्रोच करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, तो इसी तरह से चॉइस करें। इसका आंसर क्या हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर वी कैन प्लेस द 3 डॉट्स गिवन, ऑप्शन नंबर ए, आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है हमने साथ में डिस्कस किए, इससे देखो बहुत हेल्प मिलेगा, साथ में कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करना। बाकी सब्जेक्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, बाय बाय।